ओके, ठीक है, स्टार्ट करते हैं, चलो। मॉर्निंग। तो कहाँ तक हो गया था कल? एसटीपी। एसटीपी है ना? बाकी तो भी चलता रहेगा, ये तो वेक्टर इक्वेशन तक। उसके बाद एक वीटीपी और है वेक्टर प्रोडक्ट में। इसको और देखते हैं अपन। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, तीन वेक्टर्स का वेक्टर प्रोडक्ट। ओके, तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में पहले डिफाइन कर दें। द वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ three vectors is defined as three vectors A, B, C is defined as A cross B cross C। मतलब पहले दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट आएगा, एक वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी रिजल्टेंट, फिर जो तीसरा वेक्टर आएगा उसके साथ वापस क्रॉस प्रोडक्ट, तब जाके जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा वो वापस वेक्टर क्वांटिटी है रिजल्टेंट, क्योंकि अल्टीमेटली रिजल्ट आ रहा है क्रॉस प्रोडक्ट से, तो वापस से वेक्टर क्वांटिटी। अब इसमें बात क्या है, या तो हम सीधे सीधे तीन वेक्टर्स का इस तरह से क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड कर ले वन बाय वन। पहले दो का करें, वो अपन को आता है क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना, फिर जो वेक्टर आएगा फिर तीसरे के साथ क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड कर ले, फिर वापस दो बार क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना है अल्टीमेटली। ठीक है, तो एक तो तरीका ये है ही सही। दूसरा, इसके लिए अपन एक दूसरा मैं तरीका निकाल लेते हैं, एक तरह से इसको फॉर्मूला समझ ले, है ना। डिराइव तो अपन नहीं करेंगे, पर इसमें एक चीज अपन पहले ही समझ लेते हैं कि ये जो वेक्टर मिलेगा रिजल्टेंट फाइनली वो कहाँ होगा। क्रॉस प्रोडक्ट में अपन को पता है कि जो रिजल्ट आता है वो दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होता है। तो बी क्रॉस सी पहले अपन करेंगे, तो अपन बी और सी दोनों के परपेंडिकुलर जाएंगे। तो मान लो बी और सी इस प्लेन में, टू वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर, तो बी और सी इस प्लेन में है, तो बी क्रॉस सी जो आएगा इसके प्लेन के परपेंडिकुलर आएगा। अब ए वेक्टर कहीं भी हो, है ना, फिर बाद में इस वेक्टर का ए वेक्टर के साथ हम क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, तो वापस से क्रॉस प्रोडक्ट आ रहा है, तो वापस अब जो रिजल्ट आएगा वो ए के भी परपेंडिकुलर होगा, और जो बी क्रॉस सी था उसके भी परपेंडिकुलर होगा। अब अगर अपन को बी क्रॉस सी के परपेंडिकुलर जाना पड़े तो हम कहां जाएंगे? वापस उसी प्लेन में पहुंच जाएंगे। ये बी क्रॉस सी इसके परपेंडिकुलर जाना है तो इस प्लेन में, तो यानी कि रिजल्ट जो आएगा, रिजल्टेंट वेक्टर जो आएगा वो कहां होगा? बी और सी के प्लेन में। तो यहाँ रिजल्टेंट वेक्टर हमें पहले से पता होता है, जो ब्रैकेट के अंदर जिनका पहले क्रॉस प्रोडक्ट लिया जा रहा है उन्हीं दोनों वेक्टर्स के प्लेन में लाया करेगा, है ना। अब इसको अपन लीनियरली डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट में भी देखेंगे कि अगर दो वेक्टर बी और सी अपन को पता है उसके प्लेन में कोई तीसरा वेक्टर लिखना है, तो वो बी और सी का कोई लीनियर कॉम्बिनेशन आ जाता है। तो अपन क्या करते हैं, पहले इसको लेट करते हैं कि ये बी और सी के प्लेन में कोई वेक्टर है, फिर उसमें वो कंडीशंस पुट करते हैं कि ये ए के भी परपेंडिकुलर है ना, फिर उससे वो वैल्यूज आती है, जिससे इसका एक फॉर्मूला बन जाता है। एक तरह से फॉर्मूला बोल देते हैं अपन इसको। तो ये देखो, क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, डॉट प्रोडक्ट तुरंत आ जाता है, तो इसको डॉट प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। आएगा ए डॉट सी इंटू बी माइनस ए डॉट बी इंटू सी, ऐसा। तो इसको दो क्रॉस प्रोडक्ट कैलकुलेट करने के बजाय हम इस तरह से कैलकुलेट कर लेते हैं। पैटर्न ध्यान रखना है आपको, किस तरह से वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट आ रहा है। जो बाहर है वेक्टर उसका डॉट प्रोडक्ट आएगा बाकी दोनों वेक्टर के साथ। पहले किसके साथ आ रहा है बाद में किसके साथ आ रहा है मैटर करेगा, क्योंकि यहाँ डायरेक्शन मैटर करेगी, वेक्टर क्वांटिटी है। तो पहले जो दूर है उसके साथ डॉट प्रोडक्ट ले लिया, और बाकी दो एक स्केलर क्वांटिटी बन जाती है डॉट प्रोडक्ट, और साथ में जो बचा हुआ वेक्टर है उसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो रिजल्टेंट वेक्टर जो है यहाँ से पता लग रहा है, हमने पहले भी बोला था कि बी और सी के प्लेन में आएगा, तो यहीं से पता लग रहा है कि ये ए डॉट सी और ए डॉट बी तो स्केलर क्वांटिटी है, ये बी और सी वेक्टर के कुछ लीनियर कॉम्बिनेशन बना हुआ है, और कोई भी तो वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन जो होगा हम देखेंगे आगे, वो मतलब लिखेंगे आगे देखेंगे तो क्या, वो उन्हीं के प्लेन में लाया करता है। ठीक है, तो रिजल्टेंट के बारे में हम बोल सकते हैं इस वेक्टर resultant vector lies in the plane of vectors A, vectors B and C। बी और सी के प्लेन में लाया करेगा।
तो यहाँ पे ऑर्डर भी मैटर कर रहा है एक तरह से, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है। अगर अपन थोड़ा सा इसको चेंज कर दें, जैसे ए क्रॉस बी क्रॉस सी लिख दें इस तरह से, तो अपन को अगर पैटर्न पता है तो हम लिख देंगे इसको कैसे कैलकुलेट करना है, डॉट प्रोडक्ट में कैसे कन्वर्ट करना है, रिजल्टेंट कहाँ होगा। तो फिर से रिजल्टेंट तो हम डायरेक्ट बता देंगे कहाँ होगा, ए और बी के प्लेन में। पहले जिनका क्रॉस प्रोडक्ट आ रहा है उन्हीं के प्लेन में होगा, क्योंकि उस क्रॉस प्रोडक्ट के वापस परपेंडिकुलर जाना पड़ रहा है। तो ये ए और बी के प्लेन में लाई करेगा, और पैटर्न के अकॉर्डिंग कैसे लिख देंगे इसको, बाहर वाले वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट आना दोनों के साथ। तो ये ए के साथ आएगा पहले डॉट प्रोडक्ट ए डॉट सी इंटू बी माइनस बी डॉट सी इंटू ए और बी के प्लेन में लाई करेगा। ठीक, पैटर्न वही है, जो बाहर है उसका डॉट प्रोडक्ट आना है दोनों के साथ। ठीक, तो कैलकुलेट करने के लिए अपन ये काम कर लेते हैं, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट हमारे बहुत इजीली मिल जाता है, अदरवाइज क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करे तो इसके बारे में बोल लेते हैं, दिस वेक्टर lie in the plane of vectors a and b। तो इसमें डेफिनेशन के अलावा कोई खास प्रॉपर्टी वगैरह तो कुछ है नहीं, मेन तो ये है कि कि इसको कैलकुलेट कैसे करें, डॉट प्रोडक्ट में कैसे कन्वर्ट करें, और दूसरा रिजल्टेंट है कहाँ। बाकी प्रॉपर्टीज के नाम पे हम इसमें वो कुछ रिजल्ट और बना देते हैं। जैसे 4 वेक्टर्स की बात करते हैं अपन एक साथ इस तरह से, ए क्रॉस बी डॉट सी क्रॉस डी, ए क्रॉस बी एक वेक्टर क्वांटिटी, सी क्रॉस डी एक वेक्टर क्वांटिटी, दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट, यानी कि लास्ट में एक स्केलर क्वांटिटी। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो इसके लिए अपन प्रॉपर्टी यूज करते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 3 वेक्टर्स मानते हुए करेंगे अपन इसको, तो आपको किसी भी एक क्रॉस प्रोडक्ट को एक सिंगल वेक्टर कंसीडर करना है। अब किसको करेंगे देख लो भाई, जैसे मान लो इसको एक सिंगल वेक्टर कंसीडर कर लो, तो ये बिल्कुल वैसा ही बन गया, ए डॉट बी क्रॉस सी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बन गया। तो वहां पे अपन ने एक प्रॉपर्टी लिखी थी कल कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में डॉट और क्रॉस की पोजीशन इंटरचेंज कर सकते हैं अपन, है ना, एक प्रॉपर्टी बन गई थी वो, है ना, वो डिटरमिनेंट से बनाए थे अपन। तो अगर ये एक सिंगल वेक्टर है डॉट सी क्रॉस डी, तो ये डॉट और क्रॉस की पोजीशन इंटरचेंज हो सकती है बस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, एसटीपी के। तो वो कैसा नजर आएगा फिर, ए क्रॉस बी एक सिंगल वेक्टर डॉट की जगह क्रॉस, और ऑब्वियसली फिर पहले क्रॉस प्रोडक्ट आएगा फिर लास्ट में डॉट प्रोडक्ट आएगा ना, डॉट हमेशा लास्ट में आता है क्योंकि लास्ट में स्केलर क्वांटिटी मिलती है डॉट प्रोडक्ट से। पहले डॉट ले लेंगे तो स्केलर बन जाएगा, फिर स्केलर का तो कोई वेक्टर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट होता नहीं है। तो यहाँ पे अब वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट नजर आ रहा है अपन को एबीसी का, वो अप्लाई कर देते हैं। तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी जैसे यहाँ लिखा हुआ है एज इट इज आ जाएगा, ए डॉट सी इंटू बी माइनस बी डॉट सी इंटू ए, और ये डॉट डी। तो डॉट प्रोडक्ट से जो मिल रहा है तो स्केलर क्वांटिटी डॉट सी और बी डॉट सी, बाकी बाहर जो डॉट है डी के साथ, तो वेक्टर का वेक्टर के साथ आएगा डॉट प्रोडक्ट, तो बी और डी का डॉट प्रोडक्ट आएगा माइनस में ए और डी का आएगा, तो ये बनेगा कुछ ऐसा, ए डॉट सी एज इट इज, ये बन जाएगा बी डॉट डी, डिस्ट्रीब्यूटिव होता है डॉट प्रोडक्ट, माइनस बी डॉट सी स्केलर क्वांटिटी, तो वेक्टर का वेक्टर के साथ ए डॉट डी, ऐसा बन जाएगा। और जिस तरह का एक्सप्रेशन आ रहा है ना, इसको हम याद रखना चाहे तो डिटरमिनेंट की फॉर्म में भी याद रख सकते हैं, ए डॉट सी बी डॉट डी ए डॉट डी बी डॉट सी, ये बन के आता है, ये देख सकते हैं। इस डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करेंगे तो वही बनेगा। इसमें कोई दिक्कत, ओके।
इसी तरह से एक और अपन बना सकते हैं, जैसे या तो अपन ने डॉट लगाया बीच में तो क्रॉस लगा दें, ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस डी। इसको कैलकुलेट करें या सिंप्लीफाई करें, कैलकुलेट तो सिंप्लीफाई कैसे होगा? डायरेक्शन का क्या दिक्कत है बस नहीं यार। ए क्रॉस सी इज परपेंडिकुलर टू बी एंड सी, प्लेन ऑफ बी एंड सी, और वापस उसके साथ क्रॉस आएगा तो बी क्रॉस सी के परपेंडिकुलर जाना पड़ेगा, तो बी और सी के प्लेन में आ जाएंगे। हाँ, इसके लिए क्या करें, ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस डी। वापस से वही तरीका है आपको, क्योंकि 3 वेक्टर का आता है तो आपको किसी एक को सिंगल वेक्टर कंसीडर करते हुए सिंप्लीफाई करना है। अब किसको सिंगल वेक्टर कंसीडर करें, अपने ऊपर है। जैसे मान लो अपन इसको ले लेते हैं, एक सिंगल वेक्टर है ए क्रॉस बी, एक रिजल्टेंट वेक्टर जो भी आया, फिर ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट बन गया ए क्रॉस बी क्रॉस सी टाइप का। तो जैसे वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट को अपन सिंप्लीफाई करते हैं, डॉट में कन्वर्ट करते हैं, वैसे ही कर लेंगे। तो उसके लिए क्या करते थे, मान लो इसको अपन ऐसे लिख देते हैं ना, रिजल्ट क्या आने वाला है। तो इसको दो तरह से अपन सिंप्लीफाई कर सकते हैं, है ना। एक बार हमने ए क्रॉस बी को सिंगल वेक्टर कंसीडर किया, तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट की डेफिनेशन लगेगी उसके अकॉर्डिंग। ये सिंगल वेक्टर है, ब्रैकेट के अंदर ये दो वेक्टर है सी और डी, तो सी और डी के प्लेन में आने वाला है। तो डॉट प्रोडक्ट किसके साथ लेंगे, पहले जाएगा डी के साथ, ठीक है, इनटू बचा हुआ वेक्टर सी, फिर माइनस, फिर ये वेक्टर डॉट प्रोडक्ट में जाएगा सी के साथ, ये स्केलर क्वांटिटी बन गई, और फिर बचा हुआ वेक्टर डी वेक्टर, ऐसे। नाउ अब इसमें ए क्रॉस बी डॉट डी, ये क्या चीज हुई, एक तो एसटीपी हो गया, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। इसको इसी फॉर्म में भी लिख सकते हैं ना, ए बी डी, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी डी, ए क्रॉस बी डॉट डी इंटू सी, माइनस ये बन गया बॉक्स ऑफ ए बी सी इंटू डी वेक्टर। जैसे अपने पहले से कंसीडर किया हुआ था कि हाँ ठीक है, ए क्रॉस बी को सिंगल वेक्टर कंसीडर करते हुए वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट की डेफिनेशन लगा रहे हैं, तो वो सी और डी के प्लेन में आना था, आ गया इस तरह से। तो इसके लिए हम बोलते ही है कि दिस वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर लाइज इन द प्लेन ऑफ सी एंड डी। रिजल्टेंट जो आ रहा है लाई इन द प्लेन ऑफ, ओके ओके। नाउ अब इसमें हम दोबारा ये काम करते हैं, ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस डी, इसी को वापस सिंप्लीफाई करते हैं, इसी को वापस सिंप्लीफाई करते हैं, सी क्रॉस डी को एक सिंगल वेक्टर कंसीडर करते हुए वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट की डेफिनेशन लगाते हैं। तो अब अगर इसको सिंगल कंसीडर करेंगे तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट की डेफिनेशन लगाने के बाद हमें ए और बी के टर्म में मिलेगा, तो हम बोलेंगे ए और बी के प्लेन में लाई करेगा, और आएगा क्या एक्सप्रेशन में भी देख सकते हैं। तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ए क्रॉस बी क्रॉस सी, तो ये आता है ए डॉट सी क्रॉस डी, बचा हुआ वेक्टर बी माइनस, फिर बी के साथ डॉट प्रोडक्ट आएगा सी क्रॉस डी का, बचा हुआ वेक्टर ए। तो ये ए और बी के प्लेन में आ गया, इनको इस टीपी की फॉर्म में लिख देते हैं, ये ए सी डी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, ये बी सी डी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है। तो इसके लिए हम बोल देते हैं रिजल्टेंट जो आया वो कहाँ लाई कर रहा है, लाइज इन द प्लेन ऑफ ए एंड बी। अब सेम वेक्टर है,
ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस, वेक्टर तो एक ही होगा, रिजल्टेंट जो भी आएगा। एक बार हमने बोला कि वो सी और डी के प्लेन में लाई कर रहा है, दूसरी बार इस तरह से सिंप्लीफाई किया तो हमने देखा, फिर बोला कि ए और बी के प्लेन में लाई कर रहा है। अब वेक्टर तो एक ही है, तो फाइनल कंक्लूजन क्या निकाले, सी और डी के प्लेन में भी आ रहा है, ए और बी के प्लेन में भी आ रहा है, तो कोई एक कंक्लूजन होना चाहिए ना, है कहाँ एक्चुअल में वो। हाँ, तो अब दो प्लेन में एक साथ बोल रहे हैं ना अपन, सी और डी के प्लेन में भी आ गया और ए और बी के प्लेन में भी आ गया, तो एक तरह से मान लो दो अलग अलग प्लेन में हम एक साथ बोल रहे हैं, तो कहाँ होगा, दोनों प्लेन के कॉमन रीजन, कॉमन यानी कि इंटरसेक्शन में। अब दो प्लेन के इंटरसेक्शन का मतलब एक लाइन हो जाती है, तो उस लाइन के अलोंग जा रहा होगा, है ना। क्योंकि वैसे भी अपन बोल सकते हैं कि ए क्रॉस बी और सी क्रॉस डी है, तो ए क्रॉस बी जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो ए और बी के प्लेन के परपेंडिकुलर, मतलब ठीक है, एक प्लेन और बन जाएगा जिसमें वो होगा, इस तरह से सी और डी के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा दूसरा वेक्टर, तो वो सी और डी के परपेंडिकुलर एक और प्लेन बन जाएगा, दो प्लेन का इंटरसेक्शन, यानी लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू प्लेन्स। तो यहां हम ऐसा बोल सकते हैं फाइनली कंक्लूड करके कि जो ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस डी आने वाला है lies along the line of intersection of two planes containing vectors a comma b and cd, simple as a। लास्ट में वैसे तो अपन ने लिख दिया, पर इसको इस तरह से वापस ऐसे ध्यान रख सकते हैं, ए क्रॉस बी क्रॉस सी जो वेक्टर है ला इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए, क्योंकि रिजल्टेंट कैसे आ रहा है, ए के साथ क्रॉस प्रोडक्ट, तो ए के परपेंडिकुलर होगा, एंड लाइज इन द प्लेन ऑफ बी एंड सी। प्रॉपर्टी में हमारे पास ज्यादा कुछ है नहीं, बस यही सब है, एक डेफिनेशन, एक इसका रिजल्टेंट जो है वेक्टर प्रोडक्ट का वो कहाँ है लाई कर रहा है, और ए के परपेंडिकुलर बी और सी के प्लेन में, बाकी चार वेक्टर का डॉट और क्रॉस कैसे सिंप्लीफाई करना है। क्योंकि लैंग्वेज से समझ में आना चाहिए कि अपन फाइंड क्या करने वाले हैं, इनडायरेक्टली कभी बोल दे कि अपन को एक वेक्टर चाहिए, जैसे अपन क्वेश्चंस के थ्रू ही देखते हैं। क्वेश्चन, फाइंड अ वेक्टर, फाइंड अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 which lies in the plane of vectors a 2i plus j minus 2k and b vector I minus j plus 2k and orthogonal to vector c 3i plus j minus 2k, ये
अगर जीरो वेक्टर मतलब उस पैरेलल हुआ तो क्रॉस प्रोडक्ट तो फिर जीरो आ जाता है। नहीं नहीं तो जीरो वेक्टर आएगा ना, वो रिजल्टेंट वेक्टर जीरो वेक्टर बन गया। अब उसको तो आप बोल दो कि हाँ वो उस प्लेन में है, बोलने में तो कुछ वो तो नहीं है। आप शिफ्ट तो कर ही सकते हो ना, किसी भी वेक्टर को कर सकते हो। जीरो वेक्टर का कोई मैग्नीट्यूड नहीं है, डायरेक्शन कुछ है नहीं, वो उसको उठाओ, एक पॉइंट है रख दो, ठीक है। हाँ। अब जैसे यहाँ जिस तरह से बोला गया है कि एक वेक्टर फाइंड करना है, मैग्नीट्यूड बता दिया, ए और बी के प्लेन में होना चाहिए और तीसरे वेक्टर सी के परपेंडिकुलर होना चाहिए। अब अपन को समझ में आ जाएगा कि रिजल्टेंट रिक्वायर्ड वेक्टर जो है वो कैसे आने वाला है, किसके अलोंग आने वाला है, ए क्रॉस बी, ए और बी के प्लेन में तो ए क्रॉस बी और सी के परपेंडिकुलर तो क्रॉस सी, ऐसे। तो यहां से अपन को उसकी डायरेक्शन मिलेगी, मैग्नीट्यूड तो दिया हुआ है। अब ए और बी के प्लेन में चाहिए और सी के परपेंडिकुलर चाहिए, तो इसके अलोंग आएगा, इसकी डायरेक्शन में आएगा, तो डायरेक्शन निकाल लेंगे। और डायरेक्शन का मतलब यूनिट वेक्टर, तो पहले अपन यूनिट वेक्टर निकालेंगे ये इसका, और फिर तो वेक्टर लिख ही देंगे मैग्नीट्यूड 5 लेकर। तो इसको कैसे कैलकुलेट करना है, उसको डॉट प्रोडक्ट से कर लेंगे, ए डॉट सी इंटू बी माइनस बी डॉट सी इंटू ए। कितना आ रहा है देख लेते हैं। ए डॉट सी इज 6 प्लस 1 7 प्लस 4 11, बी माइनस बी डॉट सी इज 3 माइनस 1 2 माइनस 4 माइनस 2, ऐसा कुछ। तो ये कितना बन जाएगा, 11 बी माइनस 2 है, 11 माइनस 4 7 आई माइनस 11 माइनस 2 माइनस 13 और 22 माइनस माइनस प्लस 4 26, ऐसा कुछ। कहाँ पे, बी डॉट सी 3 माइनस 1 2 माइनस 4 माइनस 2, अच्छा माइनस प्लस 2, तो ये आ जाएगा 11 बी यानी कि माइनस 11 प्लस 2, सब जगह फिर वो आएगा ना, 11 प्लस 4 15 हो जाएगा। फिर इसी तरह से माइनस 11 और प्लस 2 माइनस 9 और लास्ट में 22 और लास्ट में माइनस 4 18, ये आएगा। ठीक है 3 तो कॉमन ले लेंगे, 5i माइनस 3j प्लस 6k। ओके, तो ये तो वो वेक्टर ये अपन ने कैलकुलेट कर लिया, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, इसकी डायरेक्शन थी क्योंकि ये भी वेक्टर जो है वो ए और बी के प्लेन में है और सी के परपेंडिकुलर, तो रिक्वायर्ड वेक्टर जो हुआ, रिक्वायर्ड वेक्टर मान लो इसको हम नाम दे दे, कुछ कुछ भी नाम दे दो, एन वेक्टर। तो रिक्वायर्ड वेक्टर जो होगा वो 5 एन कैप के ऐसा आएगा। अब इसमें दो होते हैं, देखो ए और बी के प्लेन में सी के परपेंडिकुलर, तो हमने लिखा ए क्रॉस बी क्रॉस सी। अब इसको उल्टा भी तो लिख सकते थे, सी क्रॉस ए क्रॉस बी लिख सकते थे ऐसा, तो भी तो वही होगा, ए और बी के प्लेन में सी के परपेंडिकुलर। तो उससे होगा क्या, डायरेक्शन अपोजिट ही आएगी ना। अगर अपन ऐसे ए क्रॉस बी को बी क्रॉस ए लिख देते एक माइनस आ जाता है, तो डायरेक्शन अपोजिट वाली भी चलेगी, है ना, उसने ऐसा तो कुछ बोला नहीं है। तो यहाँ पे दो आएंगे, प्लस माइनस 5 एन कैप, दो डायरेक्शन पॉसिबल है, अपोजिट डायरेक्शन में दो यूनिट वेक्टर बन जाएंगे, दो वेक्टर बन जाएंगे 5 यूनिट के। तो इसके लिए बस वैल्यू पुट करनी, कितना आ जाएगा 5, और एन कैप निकालो यहाँ से कितना आ रहा है, 5 आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 6 के कैप अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, कितना आएगा 25 9 36, कितना होता है 70, कितना बता दिए अभी, 25 प्लस 9 34 प्लस 36 70, रूट 70 ना, सही तो था, 3 तो कैंसिल हो ही जाएगा ना।
वो इसी तरह से होता है कि हाँ एक वेक्टर चाहिए, कभी इस तरह से बोल देगी इस दो के प्लेन में तीसरे के परपेंडिकुलर, तो मैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट लिखना है और किसके प्लेन में चाहिए और किसके परपेंडिकुलर उसके अकॉर्डिंग अपन को पता लग जाएगा किस ऑर्डर में लिखना है। अच्छा एक प्रॉपर्टी तो और लिख सकते थे अपन, चलो ठीक है, एक रिजल्ट हम बना सकते हैं यहाँ पे, इसको एज ए प्रॉपर्टी वहीं लिख सकते हैं वो, ये वाला ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस ए। अगर इसको सिंप्लीफाई करें ए क्रॉस बी क्रॉस सी और सी क्रॉस ए का इसके वाला ट्रिपल प्रोडक्ट, तो ये क्या आएगा, रिजल्टेंट तो हम बता दें क्या आएगा, बॉक्स एबीसी के स्क्वायर के बराबर। इसको ऐसे प्रॉपर्टी ध्यान रख लें भाई, सिंप्लीफाई तो हम कर लेंगे, सिंप्लीफाई करने का तरीका पता है भाई, इसके लिए ट्रिपल प्रोडक्ट है, पहले तो आप वो लिख दो बी क्रॉस सी क्रॉस ए, ऐसे लिख दोगे आप, तो आपको ऐसे प्रॉपर्टीज को ध्यान रखना है। रिजल्ट लाना आसान है, आप क्या करोगे, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की डेफिनेशन लिख दोगे और यहाँ पे पहले आपको इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा और उसको अपन ने सिंप्लीफाई करना सीखा है, यहीं पे किया था थोड़ी देर पहले चार वेक्टर्स को लेके, तो उसी को यूज कर लो, डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो ए क्रॉस बी डॉट अंदर क्या आया था, कोई भी दो तरह से सिंप्लीफाई किए तो कोई भी एक तरीका अपना लो, तो इसको एक सिंगल वेक्टर कंसीडर कर लो, तो ये क्या बन जाता है, बॉक्स ऑफ बी सी ए बी क्रॉस सी डॉट ए इंटू सी माइनस बी क्रॉस सी डॉट सी बी सी बचाओ वेक्टर ए ऐसे। अब इसमें अपन को पता है बी सी तो कितना हो जाएगा 0, तो जो बचा है वो ये है ए क्रॉस बी डॉट, यहां क्या बचा है, स्केलर क्वांटिटी है, तो बॉक्स ऑफ बी सी ए इज स्केलर क्वांटिटी सी, ये तो हो गया 0, और स्केलर क्वांटिटी को तो कहीं भी रखो, बॉक्स ऑफ बी सी ए वेक्टर का वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट आएगा ऐसे ए क्रॉस बी डॉट सी, और फिर से ये क्या बन गया, बॉक्स ऑफ ए बी सी, बॉक्स ऑफ बी सी ए को भी अपन क्या लिख सकते हैं, बॉक्स ऑफ ए बी सी, ए बी बॉक्स ऑफ ए बी सी स्क्वायर बन गया। तो आपको तो एज ए रिजल्ट एज ए प्रॉपर्टी ध्यान रखना है। क्वेश्चन लिखते हैं अपन सेकंड, लेट वेक्टर्स दिए हुए ए 2i माइनस जे प्लस लैम्डा के बी आई प्लस जे माइनस के सी इज इक्वल टू लैम्डा आई प्लस 2j के एंड डी वेक्टर, चार वेक्टर है 2i प्लस जे माइनस 2k, if vectors perpendicular to planes of A and B and C and D are mutually perpendicular, then find lambda। ये चार वेक्टर्स दिए हैं, बोल रहा है कि ए और बी के जो प्लेन है कंटेनिंग ए एंड बी, और इस तरह से एक और प्लेन कंटेनिंग सी एंड डी, these two planes are mutually perpendicular, then find lambda। उल्टा बोल, ए और बी के प्लेन के परपेंडिकुलर एक वेक्टर है, सी और डी के प्लेन के परपेंडिकुलर एक और वेक्टर है, ये जो दो वेक्टर है विच दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, देन वी हैव टू फाइंड लैम्डा। सबको लैंग्वेज में दिया है, मैथमेटिकली कुछ बताया नहीं, तो आपको समझना है लैंग्वेज से लिखना क्या है, कंडीशन क्या पुट करनी है ना। तो ए क्रॉस बी के प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर कैसा होगा,
ए और बी के प्लेन के परपेंडिकुलर एक वेक्टर कैसे आता है, ए क्रॉस बी, क्रॉस प्रोडक्ट से। वैसे ही सी और डी के प्लेन के परपेंडिकुलर कोई वेक्टर कैसे आएगा, सी और डी का क्रॉस सी क्रॉस डी। तो एक तो अपन को लिखना है ए क्रॉस बी जो ए और बी के प्लेन के परपेंडिकुलर है, और दूसरे या बी क्रॉस है, डजंट मैटर, ए क्रॉस बी, दूसरा सी और डी के प्लेन के परपेंडिकुलर मतलब सी क्रॉस डी। तो दीज टू वेक्टर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ऐसा बोला है क्वेश्चन में। तो परपेंडिकुलर वेक्टर की तो एक ही कंडीशन है, उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो कर देंगे अपन, सिंपल। और ये फिर वही चीज बन गई जो अपने थोड़ी देर पहले सिंप्लीफाई करी थी। डायरेक्ट रिजल्ट यूज याद हो तो डायरेक्ट यूज कर लो, नहीं तो सिंप्लीफाई करना पड़ेगा फिर जिस तरह से अपन ने सिंप्लीफाई किया था। हम तो डायरेक्ट यूज कर लेंगे इसको। ध्यान रखा जा सकता है उसको डिटरमिनेंट की फॉर्म में, ए क्रॉस बी डॉट सी क्रॉस डी क्या बन के आया था, ए डॉट सी ए डॉट डी बी डॉट सी बी डॉट डी इक्वल टू जीरो। इसको सिंप्लीफाई कर लो, देखो क्या आ रहा है। ए डॉट सी इज 2 लैम्डा माइनस 2 माइनस लैम्डा, तो लैम्डा माइनस 2। ए डॉट डी इज 4 माइनस 1 3 माइनस 2 लैम्डा, बी डॉट सी इज lambda plus 2 plus 1, b dot d is 2 plus 1 3 plus 2 5, प्लस माइनस बताए थे ना क्यों किया भाई। ए क्रॉस बी या बी क्रॉस ए दोनों लिए जा सकते हैं जहां तक ए और बी के परपेंडिकुलर वेक्टर की बात। लैम्डा आ जाएगा, जल्दी देखो क्या आ रहा है, डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करना है तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं अपन थर्ड। आया लैम्डा इमेजिनरी आ गया, इमेजिनरी। हाँ इरेशनल फिर भी ठीक है, मतलब इमेजिनरी है। क्वाड्रेटिक बन गया, कितना बन रहा है अभी, सॉल्व ही नहीं कर रहे हो है? ठीक है हम ही सॉल्व कर लें। माइनस 2 लैम्डा स्क्वायर 2 लैम्डा स्क्वायर माइनस 6 प्लस 3 माइनस 3 माइनस 5 माइनस 8
प्लस 8 लैम्डा 9 प्लस 10 19 माइनस 19, ऐसा इक्वेशन ये बन रही है। और फिर ठीक है, इरेशनल आ रहे हैं तो क्या ही करें, ठीक है, जो भी आ रहा है आ रहा है, फॉर्मूले से निकाल लेंगे अभी। देख लेना भी कितना आ रहा है। बी स्क्वायर माइनस 4ac 64 प्लस 4 इंटू 2 इंटू 19 कितना होता है? 19 इंटू 8 152। अच्छा 152 प्लस 64 216। 216 को अच्छा सा तो नहीं है 6√6, तो हम भी वैसे लिख दें फिर, थोड़ा 6√6 तो 2 और हट जाएगा यहाँ से 3 4 2, ठीक है, जो भी आ रहा है कैलकुलेशन है, सिंप्लीफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 वेक्टर्स दिए ए बी सी, तो अल्फा की टर्म्स में अल्फा फाइंड करना है, जिसके लिए ये वेक्टर प्रोडक्ट जो है 0 बन जाए, और वही वेक्टर प्रोडक्ट वापस फाइंड करना है फॉर अल्फा इक्वल टू 0। ठीक है, क्या क्या पॉसिबिलिटी है भाई? तो पहले ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस ए, ये है इक्वल टू 0। इसको 0 करके सिंप्लीफाई करना है, अल्फा निकालना है, तो इसको सिंप्लीफाई कैसे करना है वो देख लो। हाँ? पहले अंदर वाले को कर ले, 4 वेक्टर्स को जैसे किए थे, कोई भी एक तरीका दो में से, जिसको चाहो एक सिंगल वेक्टर कंसीडर करते हुए सॉल्व कर लो, राइट। मान लो इसी को ले लेते हैं, ए क्रॉस बी, फिर सी के साथ डॉट आएगा, तो ये आ जाता है ए बी सी, बचा हुआ वेक्टर बी, माइनस फिर इसके साथ आएगा ए बी बी, बचा हुआ वेक्टर सी। तो 4 वेक्टर इसमें क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए इस तरह से कर लेते हैं, कोई फॉर्मूला तो है नहीं, वो आपको समझना है किस तरह से करते हैं। तो एक क्रॉस प्रोडक्ट को सिंगल वेक्टर मानते हुए वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट की डेफिनेशन लगा देते हैं अपन, है ना, ए डॉट सी इंटू बी माइनस ए डॉट बी इंटू सी। ओके, तो ये तो हो गया 0, बचा है यहाँ पे बॉक्स ऑफ ए बी सी, और ये इधर से बी, फिर इसका जाएगा क्रॉस प्रोडक्ट सी क्रॉस सी इसके साथ। ओके, ऐसा कुछ। ए बी बी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट तो 0 हो गया, ए बी सी का बॉक्स स्केलर क्वांटिटी, तो वेक्टर बी बचा है, उसी का क्रॉस प्रोडक्ट होगा सी क्रॉस ए के साथ, ऐसे।
अब इसमें पॉसिबिलिटी क्या है भाई, इक्वल टू जीरो लाना है, तो या तो ये स्केलर क्वांटिटी जीरो हो जाए अभी, बॉक्स ऑफ एबीसी, उसी से कर लो एक तो अपन को तो अल्फा निकालना है, तो बॉक्स ऑफ एबीसी इक्वल टू जीरो, एक ही कर लो, देखो क्या आता है। दूसरा तो फिर ये है कि अगर पॉसिबल हुआ तो ये जीरो वेक्टर बन जाए। अब ये जीरो कैसे कैसे आ सकता है वो देखो, या तो इसको सिंप्लीफाई करके इक्वल टू जीरो करके देख लो, और वो क्या वो आएगा। अब इसके भी तरीके हैं, पहले एक काम करो, डिटरमिनेंट तो कर ही ले, ए अल्फा टू -3 and then 1 2 alpha -2 and then c 2 minus alpha 1 equal to 0। यहां से तो हम ये कंक्लूड करते हैं ना कि देखो दो वेक्टर से क्रॉस प्रोडक्ट जीरो आ रहा है, तो या तो वो दोनों पैरेलल हो जाए, है ना, या फिर दोनों में से कोई एक जीरो वेक्टर आ जाए, यही कंक्लूजन होता है यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट जीरो आने का। तो अब ये है कि जीरो वेक्टर ऑब्वियसली बी तो नहीं है, वो देख के पता लग जाएगा, जीरो वेक्टर में तो तीनों कंपोनेंट जीरो होंगे। सी क्रॉस ए, या तो ये जीरो हो जाए, अब उसका भी फिर वही तरीका है, सी क्रॉस से जीरो कैसे हो सकता है, या तो सी और ए पैरेलल है, पर वो भी हो सकता है कि अल्फा बाय टू इक्वल टू 2 बाय माइनस अल्फा इक्वल टू 3, मतलब अल्फा की वैल्यू क्या ऐसी एग्जिस्ट कर रही है जिसके लिए ऐसा हो जाएगा जीरो वेक्टर। या तो डायरेक्ट अगर ऐसे देखना है तो ऐसे, या फिर दूसरा तरीका है आप वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट की डेफिनेशन लगाओ, जैसे लगाते हैं इक्वल टू जीरो कर लो, आई जगह की टर्म्स में एक वेक्टर आना है जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अब वो जीरो कब हो सकता है, जब तीनों कंपोनेंट एक साथ जीरो होंगे, तो सीधे सीधे वैसे भी चेक कर सकते हैं आप, तो बी डॉट ए इंटू सी माइनस बी डॉट सी इंटू ए, क्या ये जीरो आएगा ऐसे। और इससे भी आप और दूसरे तरीके से भी चेक कर सकते हो, एक तरह से क्या लिखा हुआ है, ए और सी का लीनियर कॉम्बिनेशन लिखा हुआ है ना, बी डॉट सी और बी डॉट ए तो स्केलर क्वांटिटीज है, तो ये एक तरह से ये लिखा हुआ ए इक्वल टू बी डॉट ए अपॉन बी डॉट सी इंटू सी, तो ये तो एक तरह से क्या लिखा है, ए इक्वल्स टू लैम्डा सी, है ना। और ऐसा कब लिख सकते हैं अपन, जब ये ए और सी पैरेलल हो, बट क्या ऐसा है, तो चेक कर लो, अपन को तो अल्फा निकालना है ना, ए और सी को पैरेलल बना के निकाल लो। पैरेलल के लिए कंडीशन क्या होती है, रेशियो सेम होना चाहिए, तो क्या अल्फा की ऐसी वैल्यू होगी जिसके लिए इनका रेशियो सेम हो जाएगा, तो वो देख लेते हैं। तो इसके लिए है अल्फा इधर से 2, इधर से फिर 2, इधर से माइनस अल्फा, इधर से 3 और 1। जैसे फर्स्ट और थर्ड से अल्फा निकालो तो उधर से अल्फा की वैल्यू 6 आ जाएगी, लेकिन अगर सेकंड और थर्ड से निकालो तो अल्फा की वैल्यू -2/3 आएगी, तो सेम वैल्यू तो आ ही नहीं रही, इसका मतलब ये तीनों का रेशियो नहीं हो सकता सेम सेम, नॉट पॉसिबल, यहाँ पे हम यही बोल देंगे नॉट पॉसिबल। तो यहां से पॉसिबिलिटी कुछ नहीं बनी, दी ओनली पॉसिबिलिटी इज ये ऐसा हो जाए, और इसको सॉल्व कर लो डिटर्मिनेंट को, कितना आ रहा है अभी तक, तो आने जाना चाहिए भाई, 2/3 आ रहा है, एक ही वैल्यू आ रही होगी 2/3, ठीक। और उसके बाद तो फिर क्या है, एक और पूछा है इसमें, फाइंड द सेम वेक्टर प्रोडक्ट फॉर अल्फा इक्वल टू 0, तो अपन ने वेक्टर प्रोडक्ट को सिंप्लीफाई तो कर ही लिया है, ये रहा। अब इसको सिंप्लीफाई, इसको कैलकुलेट कर ले अल्फा इक्वल टू 0 रख के, तो अल्फा इक्वल टू 0 रख के डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर लो, और अल्फा इक्वल टू 0 यहाँ रखना है, यहाँ रखने का मतलब यहाँ रख दे, ठीक है, फिर देख लेंगे कितना आ रहा है वेक्टर प्रोडक्ट। तो फर्स्ट पार्ट तो हो गया, फाइंडिंग अल्फा फॉर विच द गिवन वेक्टर प्रोडक्ट इज 0। नाउ अगेन ए क्रॉस बी क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस सी क्रॉस ए, ये सिंप्लीफाई होके आ रहा है अपने पास बॉक्स ऑफ ए बी सी
और बी क्रॉस सी क्रॉस ए, तो इसको अपन ने यहाँ सिंप्लीफाई किया हुआ है, बी डॉट ए इंटू सी माइनस बी डॉट सी इंटू ए, इतना सिंप्लीफाई हो क्या है, अल्फा इक्वल टू 0 के लिए सिंप्लीफाई कर लो। ठीक है, अल्फा इक्वल टू 0 के लिए इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, सेकंड कॉलम के अलॉन्ग एक्सपेंड कर लेना, अल्फा इक्वल टू 0 के लिए, तो -2 ये 0 0 8 2, ये आ जाएगा 0 और ये आ जाएगा, सॉरी इसके अलॉन्ग कर रहे हैं, तो दिस 1 + 4 5 × 2 10 -10, यहाँ से आ जाएगा फॉर अल्फा इक्वल टू 0, ये आ जाएगा -10। इधर से देख लेना भाई क्या आ रहा है, बी डॉट ए अल्फा इक्वल टू 0 के लिए ये गया +6 सी माइनस बी डॉट सी निकालो तो 2 अल्फा 0 और -2 ये भी 0, बी और सी तो डॉट प्रोडक्ट ही 0 आ रहा है, 2 -2 ये तो 0 बन गया, ऐसा चेक कर लो देखो। इसमें कोई दिक्कत, तो मेन तो इसका डेफिनेशन है और वो रिजल्ट्स वो जो अपन सिंप्लीफाई करके लेके आए और कुछ नहीं, बाकी इसके यूज है बीच बीच में, और यूज भी वैसे ही है जो इसकी डेफिनेशन है उसी को यूज कर रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे हैं पर इसमें लैंग्वेज से जरूर ध्यान रखना है, कभी भी लैंग्वेज में आ जाता है इस तरह की बातें, किसके प्लेन में किसके परपेंडिकुलर, तो अकॉर्डिंगली फिर लिखना पड़ता है, ठीक है। बाकी वेक्टर इक्वेशन में और दिखते रहेंगे, इससे पहले एक छोटा सा एक टॉपिक है छोटा सा, उसको जरूर देख लेते हैं, लीनियरली डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेक्टर, फिर साथ में वेक्टर इक्वेशंस देखते हैं, सॉल्विंग वेक्टर इक्वेशन। तो लीनियरली डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेक्टर एक डेफिनेशन है, मतलब एज ए टर्म अपन को ध्यान रखना होता है, लीनियरली डिपेंडेंट ऑब्लिक इंडिपेंडेंट वेक्टर्स, LI LD, अभी बस हमने नाम अब देख रहे हैं, हालांकि इसको कुछ कुछ तो हम यूज भी कर लिए, इसकी बातें कर चुके हैं, पहले हम पैरेलल वेक्टर्स की बात कर चुके हैं, दो वेक्टर्स पैरेलल हैं या कोलिनियर, उनकी बातें कर चुके हैं, ये होंगे तो क्या होगा, नहीं होंगे तो कैसे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। कोप्लेनर वेक्टर्स की अपन ने बात कर ली एसटीपी के टाइम पे, तीन वेक्टर्स अगर कोप्लेनर है तो क्या कंडीशन होगी, नहीं है तो क्या होगी, है ना, वो अपन को पता है, तीन वेक्टर्स कोप्लेनर है तो एसटीपी 0 हो जाएगा, राइट, और अगर नॉन कोप्लेनर तो नहीं होगा 0। दो वेक्टर्स अगर पैरेलल है तो कंडीशन हमें पता है क्या होती है, और कैसे लिखा जा सकता है एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के स्केलर मल्टीपल की फॉर्म में, और अगर पैरेलल नहीं है तो नहीं लिखा जा सकता। तो अब उसका बस नाम दे देते हैं अपन, लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेक्टर। तो सबसे पहले ऐसे लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स मैथमेटिकली पूरा एक साथ कैसे लिखना है, वेक्टर्स a1 a2 a3 अप टू मान लो n वेक्टर्स है, आर said to be linearly dependent if there exist scalars lambda 1, lambda 2, lambda 3 up to lambda n, not all 0 simultaneously, such that lambda 1 a1 plus lambda 2 a2 plus so on lambda n
an इक्वल्स टू 0। तो इन जनरल बात करें अगर अपन, क्योंकि 2 और 3 की तो हमने फिर भी बात कर रखी है, नाम नहीं दिया, कि इन जनरल अगर कोई n वेक्टर्स है इस तरह से कि ऐसे स्केलर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, सारे एक साथ जीरो नहीं है, मतलब कम से कम एक नॉन जीरो, इसका मतलब यही हुआ सच दैट ये जो एक तरह से इसको बोलते हैं अपन लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज वेक्टर्स, ये बन गया जीरो। इसको हम आसान भाषा में ऐसा ही बोल देते हैं कि n वेक्टर्स ऐसे हैं, अगर वो लीनियर डिपेंडेंट है तो हम ये बोल सकते हैं कि वन ऑफ द वेक्टर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ रिमेनिंग वेक्टर्स। किसी एक वेक्टर को अगर अपन बाकी वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं तो वो लीनियरली डिपेंडेंट है ना। और वन ऑफ द वेक्टर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड as the linear combination of remaining vectors। अगर किसी एक वेक्टर को, ये नहीं कि सबको, इसका मतलब ये नहीं कि आप हर एक वेक्टर को बाकी रिमेनिंग वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखो, नहीं। अगर आपने किसी भी एक वेक्टर को बाकी वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दिया तो वो लीनियरली डिपेंडेंट कहलाएंगे। इसको हम दूसरे एग्जांपल से समझते हैं जो अपन ने पढ़ा हुआ है उसके अकॉर्डिंग। वैसे यहाँ से समझ सकते हो कि अगर आप किसी एक को दूसरे रिमेनिंग वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख पा रहे हो तो ऑब्वियसली एक को लिखा तो जिसको लिखेंगे उसका कोएफिशिएंट तो 1 हो गया, तो जिसको अपन लिख रहे हैं उसका कोएफिशिएंट तो उसका कंपोनेंट तो 1 हो गया। तो लैम्डा 1 को मान लो अपन a1 को एक्सप्रेस कर दिया, मान लो रिमेनिंग वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है? लीनियर कॉम्बिनेशन का मतलब है आप वेक्टर्स को किसी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करो और प्लस माइनस कर दो, बन गया लीनियर कॉम्बिनेशन, है ना। तो अगर मान लो अपन ने वेक्टर a1 को रिमेनिंग वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा है तो लैम्डा 1 की वैल्यू तो वैसे 1 हो गई, तो कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई ना, सारे एक साथ जीरो नहीं होने चाहिए वहां पे, तो लैम्डा 1 जीरो नहीं है, लैम्डा 1 की वैल्यू 1 के बराबर है। ठीक है, इसको छोटे एग्जाम्पल से समझे। फॉर एग्जाम्पल जैसे अपन दो वेक्टर्स की बात कर चुके हैं, कोलिनियर वेक्टर्स की, पैरेलल वेक्टर्स की, तो अपन को पता है कि अगर a और b दो वेक्टर्स पैरेलल हैं तो अपन क्या लिख सकते हैं, a को लैम्डा b या b को लैम्डा a ऐसा लिख सकते हैं ना। तो वही वाली बात है, आपने a इक्वल टू लैम्डा b लिख दिया, a और को b की टर्म्स में लिख दिया, तो ये तभी लिख सकते हैं जब वो पैरेलल होंगे, तो वो लीनियरली डिपेंडेंट कहलाते हैं इस केस में। या फिर आप ऐसे बोल सकते हो a और b का लीनियर कॉम्बिनेशन बन गया ना, ये a माइनस लैम्डा b इक्वल टू 0, तो a का कंपोनेंट 1 हो गया, b का हो गया लैम्डा, तो लैम्डा की वैल्यू कोई भी स्केलर क्वांटिटी ले सकते हो, a का कोएफिशिएंट तो ऑलरेडी नॉन जीरो है, हमने ये तो बोला सारे एक साथ जीरो नहीं होने चाहिए, राइट। तो a का तो ऑलरेडी नॉन जीरो है, तो लीनियरली डिपेंडेंट कराएंगे। तो यानी कि दो वेक्टर्स अगर पैरेलल है, कोलिनियर है, तो वो लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर कहलाएंगे। इसका मतलब ये हुआ, क्योंकि अगर ये पैरेलल नहीं होते तो हम इसको ऐसा नहीं लिख सकते थे, राइट। तो उसको अपन लीनियरली इंडिपेंडेंट बोल देते। इसको अपन उसको भी डिफाइन कर ही देते ना साथ साथ वेक्टर्स। फिर एग्जांपल एक साथ ही देख लेंगे, a1 a2 a3 an are said to be linearly independent if, उसी स्टेटमेंट को अगर अपन वापस लिखें, लैम्डा 1 a1 प्लस लैम्डा 2 a2 प्लस एंड सो ऑन लैम्डा n an इक्वल टू 0। देखो हमने डिपेंडेंट में लिखा कि ऐसे स्केलर्स एग्जिस्ट करने चाहिए, नॉट ऑल जीरो एट द सेम टाइम, जिसके लिए वो सेटिस्फाई हो जाए इक्वेशन, राइट। तो वो लीनियरली डिपेंडेंट कहलाएंगे। तो अब इंडिपेंडेंट अगर वो है और फिर भी अपन ये रिलेशन बना के लिख दें तो कंक्लूजन क्या निकलना चाहिए, implies only if lambda 1 equal to lambda 2 equal to lambda n equal to 0। अगर इनमें से एक भी नॉन जीरो हो गया और फिर हमने ऐसा लिख दिया तो लीनियरली डिपेंडेंट कहलाएगा ना, उसकी डेफिनेशन पहले लिखी हुई है ना। तो इंडिपेंडेंट कब कहलाएगा कि अगर आप ऐसे लिख पा रहे हो, लेकिन ये तभी लिख पा रहे हो जब सारे के सारे जीरो है, तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है।
तो इसका सिंपल सा मीनिंग ये है कि आप किसी भी वेक्टर को बाकी रिमेनिंग वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में नहीं लिख सकते। सिंपल, किसी एक को भी लिख दिया तो लीनियरली डिपेंडेंट। ठीक, अब इसमें एग्जांपल से वो देखते हैं। पैरेलल की बात करी थी हमने, लिखा हुआ था ऑलरेडी, पढ़ा हुआ ऑलरेडी। पैरेलल वेक्टर्स ए इक्वल टू लैम्डा भी अगर लिख पा रहे हैं तो वो लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएंगे, क्योंकि अगर वो नॉन पैरेलल हुए तो आप ऐसा लिख ही नहीं सकते। अगर ए और बी नॉन पैरेलल है, नॉन कोलिनियर है, तो हम ऐसा नहीं लिख सकते। लेकिन हम बोलेंगे नहीं, फिर भी हम ऐसा लिखने की कोशिश करें तो आप ऐसा लिख दो भले, लैम्डा वन ए टू लैम्डा वन ए माइनस लैम्डा टू बी इक्वल टू 0, या लैम्डा वन ए इक्वल टू लैम्डा टू बी। तो नॉन कोलिनियर वेक्टर्स में अगर आप ऐसा लिखने की कोशिश करोगे वेक्टर ए को बी की टर्म्स में या बी को ए की टर्म्स में, तो वो तभी लिख पाओगे जब लैम्डा वन और लैम्डा टू दोनों 0 होंगे, क्योंकि वो नॉन पैरेलल है, नॉन कोलिनियर है। ठीक, तो ये नाम बदल गया बस, लीनियरली डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट। तो हम एग्जांपल से लिख देते, टू पैरेलल या कोलिनियर वेक्टर्स आर linearly dependent to non-collinear vectors are linearly independent। अच्छा, अब इसमें एक पॉइंट और, कि अगर दो वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो आप किसी भी तीसरे वेक्टर को उन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन में जरूर लिख पाओगे। इफ, इसी के साथ लिख देते हैं, इफ टू वेक्टर्स ए एंड बी आर नॉन कोलिनियर या नॉन पैरेलल यानी कि लीनियरली इंडिपेंडेंट, देन any vector R can be expressed as linear combination of A and B। कैसे? इस टाइप का कुछ होगा। पर कब? अगर ए और बी लीनियरली इंडिपेंडेंट यानी कि नॉन पैरेलल है। दो वेक्टर्स के लीनियरली डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंसी चेक करने का तरीका क्या होगा? आप पैरेलल और नॉन पैरेलल चेक करोगे दो वेक्टर्स में। ठीक है, पैरेलल है तो लीनियरली डिपेंडेंट, नॉन पैरेलल है लीनियरली इंडिपेंडेंट। और अगर वो इंडिपेंडेंट है लीनियरली यानी कि नॉन पैरेलल नॉन कोलिनियर है, तो हम किसी भी तीसरे वेक्टर को उन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं, क्योंकि कोई भी दो वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन का जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्टेंट वेक्टर कहां होगा? उन्हीं दोनों के प्लेन में। भाई आप वेक्टर ए और बी कोई भी दो वेक्टर ले रहे हो नॉन कोलिनियर, उसको किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करो, तो स्केलर से मल्टीप्लाई करके आप प्लस माइनस करोगे तो रिजल्टेंट तो उसी प्लेन में रहेगा ना, तो उसी प्लेन में। अब तीसरा वेक्टर कोई भी है तो आप उसको कहीं भी शिफ्ट कर सकते हो ना, तो वापस आर वेक्टर भी उस प्लेन में आ ही जाएगा। तो वो लैम्डा और म्यू की किसी न किसी स्केलर वैल्यूज के लिए ए और बी के लीनियर कॉम्बिनेशन के बराबर आ ही जाएगा जब उसी प्लेन में है तो। ठीक, तो एज ए स्टेटमेंट जरूर ध्यान रखें इसको कि अगर नॉन पैरेलल नॉन कोलिनियर है तो कोई भी तीसरा वेक्टर उनके लीनियर कॉम्बिनेशन में इस तरह से लिखा जा सकता है। तो कभी अगर अपन को जरूरत पड़े इस तरह से तो लेट कर सकते हैं अपन। इसी तरह से तीन वेक्टर्स की बात करते हैं। तो तीन वेक्टर्स में क्या होगा? थ्री कोप्लेनर वेक्टर्स, three coplanar vectors are linearly dependent। तीन वेक्टर अगर एक ही प्लेन में है तो लीनियरली डिपेंडेंट होंगे। फिर वही बात जैसे ये हो गया आपकी बार, जैसे इसी को यूज कर लें, ए और बी नॉन कोलिनियर है लेकिन एक प्लेन में तो है। तीसरा वेक्टर हमने बोला कि ए और बी के लीनियर कॉम्बिनेशन में आ गया, तो आर ए और बी ये तीनों तो एक ही प्लेन में हुए ना। ए और बी के किसी भी लीनियर कॉम्बिनेशन से जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा वो भी उसी प्लेन में होगा। तो आर ए और बी एक ही प्लेन में है, तो एक ही प्लेन में है मतलब कोप्लेनर है।
तो हमने लिखा हुआ है ना आर को एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर टू, तो ये इसकी डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। देखो ए का कंपोनेंट हो गया लैम्डा, इसका हो गया म्यू, और आर का तो ऑलरेडी कितना है 1, तो नॉन जीरो हो गया ना, नॉट ऑल जीरो एट द सेम टाइम, तो आर का कोफिशिएंट नॉन जीरो है। इस तरह की इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, तो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग वो लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा। तो इसलिए 3 कोप्लेनर वेक्टर लीनियरली डिपेंडेंट होंगे, और नॉन कोप्लेनर 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। अब आपको 3 वेक्टर्स के लिए कभी जरूरत पड़े लीनियरली डिपेंडेंट इंडिपेंडेंसी की बात करने की, तो आप किसकी बात करोगे, कोप्लेनरिटी की। आपको चेक करना है लीनियरली डिपेंडेंट है कि नहीं 3 वेक्टर, दैट मींस आप ये चेक कर रहे हो कि कोप्लेनर है कि नहीं। और कोप्लेनर चेक करने का तरीका क्या है, एसटीपी। एसटीपी 0 आया कोप्लेनर लीनियरली डिपेंडेंट, नॉन जीरो आया नॉन कोप्लेनर लीनियरली इंडिपेंडेंट, सिंपल। और फिर से सेम पॉइंट 3 के लिए आ जाएगा जैसे 2 के लिए लिखा, कि अगर 3 वेक्टर्स नॉन कोप्लेनर है तो किसी भी चौथे वेक्टर को आप उन तीनों के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हो। इफ ए बी सी आर 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स, नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स, then any vector R can be expressed as linear combination of ABC। इस तरह का कुछ, मतलब R इक्वल्स टू लैम्डा 1 A प्लस लैम्डा 2 B प्लस लैम्डा 3 C। इन सबके प्रॉपर डेरिवेशन होते हैं वैसे देखा जाए तो, पर हमें करना नहीं है। इसका भी 2 वेक्टर का भी और 3 का भी। तो एज ए स्टेटमेंट इसको जरूर ध्यान रखें, कोई भी 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर है, कोई भी चौथा वेक्टर उनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है, लेट किया जा सकता है। कभी जरूरत पड़ती है अपन को लेट करने की तो इस तरह से कर सकते हैं। 2 नॉन कोलिनियर है तो तीसरा लिखा जा सकता है उन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन में, और 3 नॉन कोप्लेनर तो चौथा वेक्टर लिखा जा सकता है। और वैसे भी हमेशा अपन लिखते ही आ रहे हैं शुरू से, जब से हमने वेक्टर पढ़ना स्टार्ट किया है आई जे के लेकर, तो आई कैप जे कैप और के कैप ये 3 वेक्टर कैसे हैं, नॉन कोप्लेनर, राइट। तो जितने भी अदर वेक्टर्स अपन लिखते हैं वो आई जे के लीनियर कॉम्बिनेशन में तो लिखते हैं, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, तो शुरू से लिखते आ रहे हैं, है ना। अब फिर से इसी बात को समझेंगे और तीसरा एक पॉइंट लिखेंगे। अब 4 वेक्टर की बात कर लें, तो 4 या 4 से ज्यादा कोई भी, सी बी ए और आर 4 वेक्टर्स हैं, जिसमें एबीसी का तो चलो कंपोनेंट यानी कि जो कोफिशिएंट है वो स्केलर्स लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 उनकी वैल्यू नहीं पता, मान लो सब ऐसा हो जाएगी 0 भेजा, पर जो चौथा वेक्टर है आर उसका कोफिशिएंट तो 1 है, राइट। तो अगर इन 4 वेक्टर्स को अपन को डिफाइन करना हो एज लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, तो आप कौन सी कैटेगरी में रखोगे, डिपेंडेंट में, क्योंकि इन 4 का लीनियर कॉम्बिनेशन जिसमें आर का कोफिशिएंट ऑलरेडी नॉन जीरो है, तो लीनियरली डिपेंडेंट हो गया ना, नॉट ऑल जीरो एट द सेम टाइम है, तो सही है, आर का कंपोनेंट नॉन जीरो है तो लीनियरली डिपेंडेंट। तो कोई भी 4 और 4 से ज्यादा वेक्टर्स हमेशा लीनियरली डिपेंडेंट में काउंट होते हैं। 4 और मोर वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट, ओके। क्योंकि हम किसी ना किसी एक वेक्टर को रिमेनिंग वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में जरूर लिख पाएंगे। अब इसमें बस अपन को ध्यान क्या रखना है, एक तो ये टर्म स्पेशली 2 और 3 वेक्टर्स के लिए टर्म कैसे यूज होंगी। 2 वेक्टर के लिए एलडी का मतलब है पैरेलल, एलआई का मतलब है नॉन पैरेलल। 3 वेक्टर्स के लिए एलडी का मतलब है कोप्लेनर यानी कि एसटीपी 0, एलआई का मतलब है
नॉन कोप्लेनर एसटीपी नॉन जीरो, और बाकी ये लास्ट वाले जो स्टेटमेंट लिखे हैं अपन ने कि नॉन पैरेलल है तो तीसरा लिखा जा सकता है लीनियर कॉम्बिनेशन में, लेट किया जा सकता है, और 3 अगर नॉन कोप्लेनर है तो चौथा वेक्टर लेट किया जा सकता है एज द लीनियर कॉम्बिनेशन। बाकी और कुछ नहीं है इसमें, बस नाम ध्यान रखने हैं, ठीक है। तो साथ में कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इस वेक्टर इक्वेशन के साथ। आइए। अब इसी के साथ साथ एक और टॉपिक कवर होगा, वेक्टर इक्वेशंस कुछ होती है, मतलब कुछ इक्वेशंस बना के देता है विद सम अननोन वेक्टर्स या कुछ भी ऐसी क्वांटिटी अननोन, उसको सॉल्व करना है उस वेरिएबल के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल वेक्टर इक्वेशंस, अब कोई थ्योरेटिकली हमारे पास कुछ पढ़ने के लिए नहीं है, क्वेश्चन से ही समझना है इसको क्या क्या कर सकते हैं अपन। लेट u एंड v be unit vectors and w is a vector। ये तो फिर भी बहुत आसान है, such that u क्रॉस v plus u equal to w and w cross u equals to v, then find the value। जल्दी से इसका आंसर बताना, बहुत सिंपल सा सवाल है। बॉक्स ऑफ u v w, गिवन रिलेशन को ध्यान से देखना है और फिर सोचना है ये वैल्यू कैसे आ सकती है स्केलेटेबल प्रोडक्ट ऑफ u v w। हाँ, यहाँ फर्स्ट वाला तो बहुत आसान है भाई, यू वी डब्ल्यू चाहिए स्केलेटेबल प्रोडक्ट। क्या होता है अपन को पता ही है, डेफिनेशन यू डॉट वी क्रॉस डब्ल्यू या यू क्रॉस वी डॉट डब्ल्यू, जैसे भी अपन समझ सके। गिवन रिलेशन से कैसे मिल सकता है, दो रिलेशन गिवन है, किसको देख रहे हो, यू और वी यूनिट वेक्टर्स भी हैं, ये भी दिया हुआ है, क्या किया जाए भाई, हम किसी भी वेक्टर के साथ डॉट और क्रॉस ले सकते हैं एनी टाइम। वेक्टर इक्वेशन में यही काम करना होता है अपन को, आप किसी भी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट ले सकते हो, किसी भी वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट ले सकते हो, है ना। अब गिवन इंफॉर्मेशन जो है उससे देखो, तो बता रहे बहुत सिंपल सा है, यू डब्ल्यू क्रॉस यू ये इक्वल टू वी लिखा हुआ है। अब आपको स्केलेटेबल प्रोडक्ट बनाना है यू वी डब्ल्यू का, डब्ल्यू क्रॉस यू ऑलरेडी है, जरूरत किसकी है, वी की ना, और वो भी कैसे, अरे एसटीपी बनाना है, क्रॉस ऑलरेडी है, डॉट प्रोडक्ट, तो हम क्या करें डॉट विद वी, ऐसे लिख दें डॉट विद वी दोनों तरफ, डब्ल्यू क्रॉस यू डॉट वी इक्वल टू वी डॉट वी। तो लेफ्ट साइड में क्या बना, बॉक्स ऑफ, अगर ऑर्डर की बात करो इसी ऑर्डर में लिखना है तो ये लिख दोगे। राइट साइड में क्या बना, v डॉट वी मतलब मॉड v का स्क्वायर। अच्छा, डब्ल्यू यू वी का स्केलेटेबल प्रोडक्ट तो फिर यू वी डब्ल्यू के स्केलेटेबल प्रोडक्ट के बराबर है ना,
साइक्लिक ऑर्डर में सेम सेम आता है। और इसकी वैल्यू कितनी है 1, यूनिट वेक्टर दिया हुआ है, आंसर तो आ गया, और क्या चाहिए। ना फर्स्ट वाला तो बहुत आसान था, आपको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बनाना था गिवन रिलेशन से, और फर्स्ट किसी काम नहीं आया वो बात अलग है। वेक्टर इक्वेशन इस टाइप की होती है जिसमें कोई भी अननोन, जैसे सेकंड क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, कोई भी अननोन वेक्टर क्वांटिटी इस तरह से कोई फाइंड करना है, स्केलर फाइंड करना है, तो आप जैसे वेक्टर फाइंड करना है मेनली, तो कोई भी वेक्टर इक्वेशन में आप कोई वेरिएबल वेक्टर तभी फाइंड कर सकते हो जब वो डॉट और क्रॉस से फ्री होगा, राइट। जब तक वो वेरिएबल वेक्टर डॉट या क्रॉस में इन्वॉल्व है तब तक उसकी वैल्यू कैसे फाइंड कर पाएंगे, है ना। तो जैसे यहाँ सेकंड क्वेश्चन में ऐसे दिया हुआ पी ए प्लस एक्स क्रॉस ए इक्वल टू बी, पी इज ए स्केलर, ए एंड बी आर टू वेक्टर्स, तो एक्स अपन को फाइंड करना है ए बी और पी की टर्म्स में। तो एक्स जब तक ये क्रॉस या डॉट में इन्वॉल्व रहेगा हम एक्स कैसे निकाल लेंगे भाई, एक्स इक्वल टू समथिंग आना चाहिए ना। अब एक्स इक्वल टू समथिंग तभी आएगा जब वो डॉट नहीं होगा, डॉट में नहीं होगा, क्रॉस में नहीं होगा। तो आपका मेन काम यही है कि उस वेरिएबल को, वेक्टर को डॉट और क्रॉस से फ्री करना है कैसे भी करके। और डॉट और क्रॉस से फ्री करने के लिए आप कुछ भी कर सकते हो, लाइक आप किसी भी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट ले सकते हो, क्रॉस प्रोडक्ट ले सकते हो, और कितनी ही बार एक ही इक्वेशन को यूज कर सकते हो अलग अलग वेक्टर्स की डॉट या क्रॉस लेने के लिए। हम कुछ भी करने के लिए फ्री है यहाँ पे, ठीक है। कैसे भी करके आप एक्स को फ्री करो डॉट और क्रॉस से, और उसकी वैल्यू चाहिए अपन को ए बी और पी के टर्म्स में। जैसे इसमें क्या क्या कर सकते हैं वो अपन को सोचना है, इसमें थ्योरेटिकली हमारे पास पढ़ने के लिए कुछ नहीं है, जैसा क्वेश्चन होगा जैसा एक्सप्रेशन होगा उसी के अकॉर्डिंग अपन को सोचना है क्या करना है, ठीक है, ताकि वो डॉट और क्रॉस से फ्री हो जाए। जैसे यहाँ पे एक्स क्रॉस ए है, अब यहाँ पर अगर आपको इससे फ्री करना है तो आप क्या करो, क्या डॉट से, डॉट लेने से फ्री होगा नहीं, क्योंकि डॉट लेने से तो एसटीपी बन जाएगा, और एसटीपी तो स्केलर क्वांटिटी बन गई बॉक्स में, तो फ्री कहाँ हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। क्रॉस लेना पड़ेगा क्योंकि वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट बनेगा, और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में तो फिर वो बाहर आ सकता है, इंटू एक्स हो सकता है ना स्केलर क्वांटिटी से। अब ठीक है, अब फिर ये सोचना है किसके साथ लिया जाए, ए के साथ। तो इसी एक्स प्लस एक्स क्रॉस ए इक्वल टू बी, इसमें हम क्या कर रहे हैं, क्रॉस ले रहे हैं, क्रॉस विद ए। चलो अब इसमें ऑर्डर भी मैटर करेगा क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट में ऑर्डर मैटर करता है, प्री मल्टीप्लाई कर रहे हो पोस्ट मल्टीप्लाई करो, जैसे कर रहे हैं पूरी इक्वेशन में एक जैसा करना है, या तो सब जगह पोस्ट में या सब जगह प्री मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे क्या आएगा भाई, पोस्ट मल्टीप्लाई कर दें, ऐसे भी कर सकते हो वैसे तो, वेक्टर का वेक्टर के साथ होगा, और जब तक करेंगे नहीं तब तक पता भी नहीं चलेगा क्या आने वाला है आगे, है ना। जैसे ये लिखा तो अब ये ए क्रॉस ए तो हो गया गायब, जीरो, प्लस यहां से ये बन जाएगा वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट की डेफिनेशन, तो क्या आएगा एक्स डॉट ए इसके अकॉर्डिंग इंटू ए, अच्छा, माइनस ए डॉट ए इंटू एक्स इक्वल टू बी क्रॉस। अच्छा वैसे यहां से तो ये फ्री हो ही गया, ए डॉट ए स्केलर क्वांटिटी होगी मॉड ए स्क्वायर इंटू एक्स आ गया। अब एक्स डॉट ए नहीं पता ना अपन को, यहाँ पे एक्स डॉट ए वापिस आ रहा है, एक्स डॉट ए कैसे लेके आए भाई, एक्स डॉट ए बताओ, एक्स डॉट ए कैसे निकालेंगे यहां से, एक्स के साथ डॉट प्रोडक्ट फर्स्ट वाले में, एक्स के साथ डॉट प्रोडक्ट एक्स डॉट ए पर एक्स डॉट बी भी आ जाएगा, हाँ। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट की डेफिनेशन काम में लिए, एक्स तो फ्री तो नजर आ रहा है बट एक जगह और आ रहा है, कहाँ से यूज कर पाएंगे भाई, इसमें हमने लग रहा है कुछ गड़बड़ तो नहीं लिखती है ना क्वेश्चन में, फ्री कैसे हो पाएगा। हाँ क्वेश्चन गलत लिखे, वो एक्स सही लिखे थे हम पहले,
नहीं, वो सही लिखे थे, यहाँ पे x लिखे थे ना हम पहले, क्वेश्चन गलत लिखे हुए, उस क्वेश्चन में यहाँ x है ना एक्चुअल में, ठीक है, तो इसके लिए आएगा यहाँ पे, तो फिर फ्री नहीं हो पाएगा ना, एक्स डॉट ए कैसे निकालेंगे, नहीं तो एक्स डॉट ए निकालने जाएंगे तो एक्स डॉट बी भी आ जाएगा, तो ठीक है, क्वेश्चन में गड़बड़ है, इसीलिए हम सोच रहे हैं फ्री कैसे होगा। पी एक्स प्लस एक्स क्रॉस ए, सही लिखे एक बार चेक कर लेना, पी एक्स प्लस एक्स क्रॉस ए इक्वल्स टू बी, करेक्ट है, फाइनल। हाँ, तो अब इसमें क्या किया, उसको फ्री करने के लिए ए के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लिए, तो ये आ जाएगा एक्स क्रॉस ए इसके अकॉर्डिंग, है ना, यहाँ पे क्या आ रहा है, वापस सही से लिख रहा है एक बार पूरा। हाँ, पी एक्स प्लस एक्स क्रॉस ए, क्या कर रहे हैं, ए के साथ क्रॉस प्रोडक्ट, या एक काम कर सकते हैं कुछ और, ठीक है चलो, क्रॉस विद ए, पी एक्स क्रॉस ए प्लस एक्स क्रॉस ए क्रॉस बी, यहाँ कितना आ रहा है बी, अरे यार हम क्या लिख रहे हैं, जल्दी से लिखो, बी क्रॉस ए, ऐसा कुछ, एक्स क्रॉस ए की तो वैल्यू भी हम वापस पुट कर सकते हैं वहां से, देखा जाए तो, ठीक है ना, एक्स क्रॉस ए की वैल्यू हम डायरेक्ट यहां से वापस भी पुट कर सकते हैं, यहां से, यहां से अब एक्स डॉट ए भी निकाल लोगे, हाँ भाई कितना आ रहा है, तो ये आ गया पी एक्स क्रॉस ए, एक्स क्रॉस ए को आप दोबारा हटा सकते हैं यहाँ से, इसकी टेंशन नहीं है, ये बन रहा है एक्स डॉट ए इंटू ए माइनस, ये आया ए डॉट ए इंटू एक्स इक्वल टू बी क्रॉस ए। अब यहाँ पे एक तो ये फ्री हो गया, एक्स क्रॉस ए की दिक्कत नहीं है, उसको अपन फ्री कर देंगे गिवन इक्वेशन को यूज करके, अब बस एक की जरूरत पड़ेगी अपन को, एक्स डॉट ए की, एक्स डॉट ए निकालने के लिए वापस क्या करें, गिवन इक्वेशन को यूज करेंगे, वापस इक्वेशन तो एक ही गिवन है, अपन को उसी को यूज करना है, चाहे किसी के साथ भी डॉट लेना है, क्रॉस लेना है ना, तो यहां से अभी फिलहाल इसको सिंप्लीफाई करके हम क्या लिख दें, एक्स क्रॉस ए की वैल्यू बी माइनस पी एक्स, और एक्स डॉट ए या तो आप अलग से निकाल लो, वो कितना आएगा जल्दी से बता सकते हैं, यहीं पे निकाल लेते हैं इसी में वापस, डॉट विद व्हाट, एक्स डॉट ए निकालने के लिए ए से ही डॉट लेते ना, क्योंकि इधर बन जाएगा पी एक्स डॉट ए प्लस एक्स क्रॉस ए डॉट ए, ये तो जीरो हो जाएगा, एक्स ए का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा, इक्वल टू ए डॉट बी, तो एक्स डॉट ए की वैल्यू यहां से आ जानी है, क्या आ गया, ए डॉट बी अपॉन पी, उसको यहां यूज कर लेते हैं, ए डॉट बी अपॉन पी, ए माइनस ए डॉट ए हो गया मॉड ए स्क्वायर एक्स, अब x को इकट्ठा कर लो क्योंकि वो सब जगह से डॉट और क्रॉस से फ्री हो गया है, जो अपना काम था वो कंप्लीट हो गया, डॉट और क्रॉस से फ्री करना है कैसे भी करके, या तो क्रॉस प्रोडक्ट लेके फ्री करोगे, या बीच में कहीं जरूरत पड़ रही है डॉट प्रोडक्ट की तो अलग से वापस लिया डॉट प्रोडक्ट एक्स डॉट ए निकालने के लिए, यहाँ वैल्यू पुट किए, तो ये x के साथ क्या आ रहा है देख लो, x के साथ आ रहा है माइनस पी स्क्वायर, और यहाँ माइनस मॉड ए स्क्वायर, तो राइट साइड ले जाओ तो यह आ जाएगा पी स्क्वायर प्लस मॉड ए स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ बच रहा है पी बी प्लस ए डॉट बी अपॉन पी इंटू ए, और इसको इधर ले आए तो माइनस बी क्रॉस ए, तो ये फाइनली एक्स वेक्टर आया पी बी प्लस ए डॉट बी अपॉन पी इंटू ए माइनस बी क्रॉस ए लिखे, या प्लस में ए क्रॉस भी लिख सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, डिवाइड बाय पी स्क्वायर प्लस मॉड ए स्क्वायर, दिस इज द रिक्वायर्ड वेक्टर। टोटली एक्सप्रेशन या इक्वेशन पे गिवन करे, गिवन उस पर डिपेंड करेगा, गिवन इक्वेशन पे क्या करना है, डॉट और क्रॉस लेना है, किसके साथ लेना है, एक और लिखते हैं ना, if x cross a plus x dot b into c equal to d,
देन फाइंड x इन टर्म्स ऑफ ए बी सी डी। ठीक है, x क्रॉस a प्लस x डॉट b इंटू सी इक्वल्स टू डी। x फाइंड करना है, एक इक्वेशन है, क्या किया जाए देखो। अब x दो जगह इन्वॉल्व है, क्रॉस है a के साथ, डॉट है b के साथ, आपको दोनों से फ्री करना है। अब x डॉट b की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी ताकि उसको आप यहां से एलिमिनेट कर सको, हटा सको। तो डॉट प्रोडक्ट हटाने का क्या तरीका होता है, डॉट प्रोडक्ट से फ्री कैसे कर सकते हो, तो स्केलर क्वांटिटी है ना, उसमें आप डॉट ले सकते हो उस पर्टिकुलर के साथ या क्रॉस ले सकते हो, उसकी बस वैल्यू फाइंड करनी होती है। जैसे यहाँ पे अपन x डॉट a की वैल्यू फाइंड की है, वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हो उसके बारे में सोचो। x डॉट बी निकालना है तो आपको किसी ऐसे वेक्टर के साथ कुछ डॉट या लेना पड़ेगा ताकि वो दूसरी जगह जहां x लिखा हुआ है वो पिक्चर से हट जाए। और वो कैसे हो सकता है, a के साथ डॉट लेकर, हाँ, गिवन इक्वेशन में डॉट विद a, अगर अपन ऐसा लें तो क्या मिलेगा, ये फर्स्ट वाला x क्रॉस a डॉट a ये क्या बन जाएगा, 0, तो ये गायब हो गया ना। और यहां से x डॉट बी स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर का वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट, तो c डॉट a इक्वल्स टू d डॉट a, तो x डॉट b की वैल्यू आ गया ना, ये तो हो गया 0। x डॉट बी की वैल्यू यहां से आ गई इन टर्म्स ऑफ ए बी सी डी, a डॉट d अपॉन a डॉट c। तो एक डॉट प्रोडक्ट को तो हमने हटा दिया यहां से, x डॉट बी को। अब बाकी x फाइंड करने के लिए आपको ये वैल्यू आप उठा के यहां तो रख ही लोगे एनी टाइम, x क्रॉस a और आ रहा है, वहां से x को फ्री करना है, तो कैसे, क्रॉस लेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे अगर अपन किसके साथ, a के साथ, a के साथ क्रॉस प्रोडक्ट यहां पे x के साथ लेके क्या करोगे, वो x और जगह इन्वॉल्व हो जाएगा, d के साथ भी आ जाएगा, x के साथ लेने का तो मतलब ही नहीं है भाई, या तो a है या b है। a के साथ लिया तो क्या होगा, ये ऐसे सोचना, तो a के साथ अगर क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हो तो क्या दिक्कत है, यहाँ पे x क्रॉस a वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट की डेफिनेशन बनेगी तो x डॉट a भी आ जाएगा उसमें इंटू a, है ना, तो x डॉट a भी आ जाएगा। अब x डॉट a की वैल्यू कहां से निकालेंगे फिर, है ना, तो उसमें प्रॉब्लम, या तो फिर दूसरा b के साथ लो, b के साथ लेने में कोई दिक्कत है नहीं, तो b के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लोगे तो वहां पे x डॉट b आएगा, तो x डॉट b की वैल्यू तो है ना अपने पास, a के साथ क्रॉस लोगे तो x डॉट a आएगा, वो हमारे पास है नहीं, b के साथ क्रॉस लेंगे तो x डॉट b आएगा, वो हमारे पास है, और दूसरी तरफ वो x फ्री हो जाएगा क्रॉस से। तो यहाँ पे जो गिवन इक्वेशन है वहां पे उसी को लिख रहे हैं, x क्रॉस a प्लस x डॉट b और इंटू सी इक्वल टू डी, और इसमें या तो डायरेक्ट कर ले, x डॉट b आ जाएगा क्रॉस विद b, क्रॉस विद b करे तो यह आएगा x क्रॉस a, पोस्ट मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, क्रॉस प्रोडक्ट विद b प्लस
एक्स डॉट बी इंटू सी क्रॉस बी इक्वल्स टू डी क्रॉस बी, सब जगह बी से क्रॉस में लिया पोस्ट मल्टीप्लीकेशन में। यहाँ वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट की डेफिनेशन बनेगी एक्स डॉट बी, जिसकी वैल्यू हमारे पास है, इंटू ए माइनस ए डॉट बी इंटू एक्स, ये फ्री हो गया एक्स, प्लस एक्स डॉट बी इंटू सी क्रॉस बी इक्वल टू डी क्रॉस बी। तो यहां से x आ जाएगा a डॉट बी इंटू एक्स, राइट साइड में गया, इक्वल टू x डॉट बी के साथ क्या बन रहा है, पूरा एक साथ लिख दे, a इधर से प्लस में c क्रॉस बी, और इसको भी दिल लाए तो माइनस डी क्रॉस बी, और x आ गया 1 अपॉन a डॉट बी। यहां इसकी वैल्यू पुट कर दे, x डॉट बी की वैल्यू a डॉट डी अपॉन a डॉट सी इंटू a प्लस सी क्रॉस बी। ये माइनस डी क्रॉस बी को ज्यादा से ज्यादा प्लस करना हो तो b क्रॉस डी लिख देंगे। ये वैल्यू आ रही है फाइनली। कहीं कोई दिक्कत है तो बताओ। हाँ, एक और लिखते हैं। बाकी तो ठीक है। इतना कुछ दे दिए, देखो क्या समझ में आता है इससे। हाँ, ए और बी का मैग्नीट्यूड दिए हुए हैं, एक ए डॉट बी दिया हुआ है, एक्स का दोनों के साथ डॉट प्रोडक्ट दिया हुआ है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट दिया हुआ है, एक्स ही फाइंड करने को बोला है। क्या क्या किया जा सकता है। अब यहाँ कोई ऐसी वेक्टर इक्वेशन नहीं है जो अभी तक अपन देखे पिछले क्वेश्चंस में कि वेक्टर इक्वेशन दे दिया डॉट और क्रॉस में, स्पेशली क्रॉस में, कि क्रॉस जब होता है ना तभी अपन किसी दूसरे वेक्टर तीसरे वेक्टर के साथ क्रॉस लेकर कुछ वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट की डेफिनेशन यूज करके उसको फ्री करने की कोशिश करें। डॉट में होता है तो हमारे पास फिर एक ही उसकी वैल्यू फाइंड करनी पड़ती है। यहाँ पे तो कोई वेक्टर इक्वेशन है नहीं, सब जगह स्केलर क्वांटिटीज है, सब जगह स्केलर क्वांटिटीज है, वेक्टर इक्वेशन तो है ही नहीं, तो कहाँ से पकड़ेंगे इसको। हाँ, यहाँ से, कि बाकी सब तो डॉट प्रोडक्ट है, वैसे भी स्केलर क्वांटिटीज है। ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट दिया हुआ है जीरो, इससे क्या समझ में आता है, कोप्लेनर वेक्टर्स, एक्स ए बी आर कोप्लेनर वेक्टर्स। अब उससे क्या समझ में आता है, अगर तीन वेक्टर्स कोप्लेनर है तो आप किसी एक वेक्टर को बाकी दो के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हो, है ना। तो आप यहाँ पे एक्स को लेट कर सकते हो, एक तरीका तो ये, यहाँ पे आप एक्स को लेट कर लो, मेथड वन, सिंस एक्स ए, ये पहले लिखे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ एक्स ए बी इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स एक्स ए बी आर कोप्लेनर। तो यहाँ पे आप लेट कर सकते हो, लेट एक्स इक्वल टू कुछ ए और बी का लीनियर कॉम्बिनेशन, राइट। लैम्डा और म्यू की किसी न किसी स्केलर वैल्यूज के लिए ए और बी का लीनियर कॉम्बिनेशन एक्स के बराबर आएगा, क्योंकि एक ही प्लेन में है। अब आपका काम है लैम्डा और म्यू की वैल्यू फाइंड करना, उसके लिए कंडीशंस क्या क्या है वो यूज करो।
जैसे ए के साथ डॉट प्रोडक्ट 0 दिया हुआ है तो आप डॉट विद ए ले लो, तो क्या मिलेगा इसी इक्वेशन में। अगर आप ए के साथ डॉट लेते हो तो एक्स डॉट ए तो 0 हो गया, इक्वल टू लैम्डा ए डॉट ए। ए डॉट ए का मतलब मॉड ए का स्क्वायर प्लस म्यू ए डॉट बी। तो इनकी वैल्यूज दी हुई है ना, ये दो एक रिलेशन बन जाएगा। ए डॉट ए का मतलब मॉड ए का स्क्वायर 4 लैम्डा प्लस ए डॉट बी का मतलब 1 प्लस म्यू इक्वल टू 0। तो नंबर वन इसको बोलते हैं, नंबर 2 ये आ गया। अब एक और रिलेशन चाहिए तो उसके लिए क्या करोगे, बी के साथ डॉट लिखो क्योंकि एक और डॉट प्रोडक्ट दिया हुआ है, डॉट विद बी इन इक्वेशन 1। तो वहां से x डॉट बी बनेगा, x डॉट बी की वैल्यू 1 दी हुई है इक्वल टू लैम्डा के साथ a डॉट बी प्लस म्यू के साथ b डॉट बी। तो ये 1 इक्वल टू a डॉट बी 1 दिया हुआ है लैम्डा प्लस b डॉट बी का मतलब मॉड b का स्क्वायर, वो भी 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा 4 म्यू। नंबर 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल सॉल्व कर लो, लैम्डा और म्यू आ जाएगा तो x की वैल्यू आ जाएगी इन टर्म्स ऑफ a एंड b। एक तो ये, और भी कुछ कर सकते थे क्या, मतलब वेक्टर इक्वेशन तो नहीं है, इसी तरह से कुछ इंटरप्रेट करके कुछ लेट कर सकते थे क्या। देखो अपन को यहां से ये पता लगा कि x जो है a और b के प्लेन में है, कंफर्म। अच्छा, हमको यहां से ये पता है कि x जो है वो a के परपेंडिकुलर है। अब x एक ऐसा वेक्टर है जो a और b के प्लेन में भी है और तीसरा वेक्टर a के परपेंडिकुलर भी है। ये कैसे होता है, सिंस x डॉट a इक्वल्स टू 0 x इज परपेंडिकुलर टू a, और यहां से हमने ऑलरेडी बोला हुआ है कि x जो है वो a और b के प्लेन में भी लाई कर रहा है, एंड x lie in plane of a and b। वो यहां से पता लग रहा है कोप्लेनर है तो दो वेक्टर्स के प्लेन में और तीसरे के परपेंडिकुलर, ये कैसे लिखते हैं, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो आप इसको ऐसे लेट कर सकते हो ना, लेट x इज इक्वल टू, ये जो भी होगा a के परपेंडिकुलर और a और b के प्लेन में तो इसके अलॉन्ग आएगा, राइट। इसमें कोई दिक्कत, तो आप ऐसे भी लेट कर सकते हो। अब इसमें एग्जैक्टली बराबर आना तो जरूरी नहीं है, उसके डायरेक्शन में आएगा, उसके अलॉन्ग आएगा, तो लैम्डा टाइम सेलेक्ट कर लो कुछ, भाई मैग्नीट्यूड तो चेंज हुआ, डायरेक्शन तो इसी के अलॉन्ग आएगी ना। ओके, तो ये आप ऐसे भी लेट कर सकते हो। अब इस वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट की डेफिनेशन यूज कर लो और लैम्डा निकालने के लिए आप देख लो कौन सी कंडीशन यूज करोगे जो बच गई है। तो ये आ जाएगा a डॉट बी इंटू ए माइनस a डॉट a इंटू बी। ये x ऐसे लेट कर लिया, लैम्डा निकालने के लिए कंडीशन कौन सी यूज करोगे, a डॉट बी हमें पता ही है, a डॉट ए हमें पता ही है, x डॉट ए वाली कंडीशन हमने यहाँ पे यूज कर ली है ना, x ए बी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट यहाँ यूज कर लिया, तो बची कौन सी कंडीशन, x डॉट बी वाली ना, उसको अभी तक अपन ने यूज नहीं किया, तो डॉट विद बी यहां से ले लो लैम्डा निकालने के लिए, तो x डॉट बी की वैल्यू आ जाएगी ना, ए डॉट बी पता है, यहाँ पे वापस ए डॉट बी बन गया, ये मॉड ए का स्क्वायर, ये बी डॉट बी बन गया, तो लैम्डा निकल आएगा ऐसे। फिर तो ऐसे भी कर सकते थे, वो तो अपन क्या इंटरप्रेट कर रहे हैं गिवन इन्फॉर्मेशन से, वो अपन को समझ में आना चाहिए तभी कर पाएंगे कि एसटीपी 0 है तो प्लेन में है, डॉट प्रोडक्ट 0 परपेंडिकुलर है, दोनों को एक साथ मिक्स कर दिया तो वो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट की डायरेक्शन में आ जाएगा। ठीक है, ये वेक्टर इक्वेशंस। और बाकी देखते हैं कुछ एक दो सवाल अगर और करना होगा वेक्टर इक्वेशन में, फिर नेक्स्ट क्लास में करते हैं, बाकी फिर उस पे आते हैं अपन स्ट्रेट लाइन पे सीधे। तो सेक्शन ए बी डी ये कंप्लीट हुआ है अपना, और सेक्शन ए में हमने बताया था डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियो वाले एक दो सवाल होंगे, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, और कोई दिक्कत नो, कल अपनी क्लास होगी नहीं मैथ्स की, है ना। हाँ, क्या हुआ, मैथ्स की नहीं है ना।